निंजा कामुई एपिसोड नंबर 8। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओजा कंपनी और किसी देश के प्रेसिडेंट के बीच में मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग में ओजा कंपनी का सीईओ उस देश के प्रेसिडेंट के सामने एक प्लान रखता है। इस प्लान में ओजा कंपनी उस देश के अंदर पावर प्लांट शुरू करने के लिए अप्रूवल मांगता है, पर प्रेसिडेंट उन्हें मना कर देता है और कहता है कि हम चीजों को इतना फास्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के अपोजिशन पार्टीज के नेता और वातावरण की रक्षा करने वाले लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ये सुनकर ओजा कंपनी का सीईओ प्रेसिडेंट को उस देश के बड़े नेताओं के नाम दिखाता है जिन्होंने ओजा कंपनी के साथ हाथ मिला लिया होता है। ये देखकर प्रेसिडेंट चौंक जाता है। इसके बाद हम एमा और हीगान पर शिफ्ट होते हैं। एमा हीगान को यामाजी का पूरा प्लान समझाती है। एमा बताती है कि यामाजी ओजा कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए अपने निंजाओं को यूज कर रहा है, जबकि ओजा कंपनी सभी देशों के अंदर उनके एनर्जी सोर्सेस पर कब्जा करना चाहती है, जिससे वो सभी देशों को अंदर से कंट्रोल कर सके। आगे एमा कहती है कि जब मैंने यामाजी के साथ काम करना शुरू किया था तब मुझे समझ आ गया था कि यामाजी और ओजा कंपनी निंजाओं को एक पपेट की तरह यूज कर रहे हैं। मैंने यामाजी और ओजा कंपनी के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाली जिससे मैं बाद में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अगली सीन में हम माइक और जेसन पर शिफ्ट हो जाते हैं। माइक जेसन को निंजाओं के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर जेसन और ज्यादा डर जाता है। माइक जेसन को समझाता है कि जो तुम अकेले ओजा कंपनी के सर्वर्स को हैक कर रहे हो, एक ना एक दिन तुम जरूर पकड़े जाते, पर अब तुम मेरे साथ हो। तुम मेरे साथ मिलकर ओजा कंपनी को गिराने में मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। माइक की बात सुनकर जेसन को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। आगे जेसन माइक से एमा के बारे में पूछता है। इस पर माइक उसे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हम फिर से एमा और हीगान पर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों लोग एक जाम में फंसे होते हैं और आगे सिक्योरिटी चेकिंग चल रही होती है। एमा कामुई की हेल्प से पूरे सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसका फायदा उठाकर एमा और हीगान बिना लोगों की नजर में आए और ओजा सिटी के सिक्योरिटी को तोड़ते हुए दूर भाग जाते हैं। हीगान एमा से यामाजी की लोकेशन के बारे में पूछता है, पर एमा को भी यामाजी की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एमा हीगान से कहती है, हमने जो किया है उससे यामाजी ने अपना प्लान और तेज कर दिया होगा। हमें भी ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे पहले कामुई को सुपर चार्ज करना होगा। इसके लिए दोनों लोग एक अनफिनिश्ड पावर प्लांट की तरफ जा रहे होते हैं। एमा कहती है कि वहाँ पर ओजा कंपनी के दूसरे रोबोट्स भी होंगे, तो हो सकता है कि हमें उनसे लड़ाई करनी पड़े। इस पर हीगान कहता है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। इस बहाने मैं उनसे यामाजी की लोकेशन भी निकलवा लूंगा। एमा हीगान से कहती है कि पिछली बार जब तुम कामुई के साथ लड़ रहे थे तब जो फीलिंग तुम्हें महसूस हो रही थी उसे याद रखना। इससे कामुई और ज्यादा स्मूथली काम करेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। इस पर हीगान कहता है, मैं अपने गुस्से को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और एमा और हीगान एक सुनसान जगह पर रुक जाते हैं। हीगान अभी भी मारी के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ एमा सोचती है कि कामुई की पावर हीगान के हार्ट और विल पावर से कंट्रोल होती है। अगर कभी कुछ गलत होता है तो मैं हीगान को हर कीमत पर मरने से बचा लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का सीईओ एक और देश के प्रेसिडेंट को निंजा रोबोट की पावर का डेमो दे रहा होता है कि कैसे एक रोबोट किसी भी देश की आर्मी को चुटकियों में हरा सकता है। ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ बिग डी अपने निंजा रोबोट को वायरलेसली चार्ज करने के लिए सक्सेसफुल टेस्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वहीं पर एमा भी प्रेजेंट होती है। एमा उस फैसिलिटी से एक रिचार्ज टैंक चुरा लेती है, जिससे हीगान कामुई को कहीं भी चार्ज कर सकता है। एमा हीगान के पास वापस लौट ही रही होती है, तभी बिग डी एमा को देख लेता है। आगे बिग डी एमा पर हमला करता है। इसमें दो बड़े बड़े रोबोटिक कीड़े एमा पर हमला करते हैं, पर तभी वहां पर कामुई की एंट्री होती है। हीगान सही समय पर आकर एमा को बचा लेता है। कामुई को देखकर बिग डी कहता है, ये एक वॉरियर टाइप रोबोट है। मैं हमेशा से ही एक वॉरियर टाइप रोबोट से लड़ना चाहता था। मुझे पता है तुम किस चीज की तलाश कर रहे हो। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें यामाजी का पता बता दूंगा। बिग डी की बातें सुनकर एमा कहती है, मुझे तो एक जाल लग रहा है। इस पर हीगान कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसे नहीं हरा सकते तो हम यामाजी को कैसे हराएंगे। इसके बाद बिग डी और कामुई आपस में लड़ने लगते हैं। बिग डी का एक बड़ा सा रोबोटिक कीड़ा कामुई को पकड़ लेता है, जिससे हीगान को शौक लगने लगता है। दूसरी तरफ एमा सोचती है, जरूर इसके पास कोई दूसरा प्लान है। इससे पहले ये उस प्लान का यूज करे, मुझे कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचकर एमा पावर रिएक्टर की तरफ भागती है
जिससे बिग डी अपने रोबोट को वायरलेसली चार्ज कर रहा होता है। तभी एमा के सामने बिग डी का दूसरा रोबोटिक कीड़ा आ जाता है। एमा उससे बचते हुए पावर रिएक्टर की तरफ भाग रही होती है। हीगान भी रोबोटिक कीड़े से छूट जाता है और बिग डी के साथ लड़ रहा होता है। रोबोटिक कीड़ा और बिग डी दोनों हीगान पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। एमा भी रोबोटिक कीड़े को शॉक दे देती है, जिससे कुछ देर के लिए रोबोटिक कीड़ा रुक जाता है। आगे जैसे ही एमा पावर रिएक्टर की तरफ बढ़ती है, रोबोटिक कीड़ा फिर से एमा पर हमला करता है। इस बार एमा एक एनर्जी सिलेंडर को रोबोटिक कीड़ा की तरफ फेंकती है और उसे गोली मार देती है। इससे एक बहुत तेज धमाका होता है, जिससे आसपास की सभी चीजें टूटने लग जाती हैं और इसी के साथ पावर सप्लाई भी रुक जाती है। एमा धमाके से बचने के लिए जमीन पर कूदती है, पर जमीन भी टूट जाती है, जिससे एमा नीचे गिरने लगती है। हम देखते हैं कि हीगान एमा को बचा लेता है, पर कामुई की बैटरी भी खत्म हो जाती है। हीगान और एमा को ऐसा देखकर बिग डी कहता है, अगर मैं अपने लोगों को बुला लूं तो तुम दोनों का काम यहीं पर खत्म हो जाएगा, पर मैं एक असली वॉरियर की तरह लड़ना चाहता हूं, इसीलिए अगली बार अपनी आखिरी मुलाकात होगी। ऐसा बोलकर बिग डी वहां से चला जाता है। अगली सीन में एमा और हीगान वापस से ट्रक में जाते हैं। हीगान एमा के हाथ पर पट्टी कर रहा होता है। हीगान एमा से पूछता है, मुझे पता है कि तुम मेरी जान बचाकर मारी की इच्छा पूरी कर रही हो, पर मारी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, फिर आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? इस पर एमा कहती है, मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ। मैंने मारी के मरने के बाद खुद के साथ एक वायदा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम मुझे समझो, ये मैं बस खुद के लिए करना चाहती हूँ। मारी की इच्छा थी कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। एमा और हीगान ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी एमा की वॉच पर नोटिफिकेशन आती है, जिससे एमा को पता चलता है कि किसी ने उसके कंप्यूटर को चालू किया है। हीगान को लगता है कि ये जरूर निंजा ऑर्गेनाइजेशन का काम है, पर एमा समझ जाती है कि ये माइक का काम है। इसके बाद हम माइक और जेसन पर जाते हैं। माइक और जेसन एमा की कार से ट्रेवल कर रहे होते हैं। जेसन एमा के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, पर वो उसमें असफल हो जाता है। जेसन माइक से कहता है कि ये एक जीनियस का काम है, ये एमा कोई साधारण इंसान नहीं है। ये सुनकर माइक एमा के बारे में सोचने लगता है और अचानक से कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। इसके बाद हमें माइक और एमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब माइक और एमा पहली बार मिलते हैं। माइक एमा को एक बार में बुलाता है। माइक एमा को समझाता है कि तुम्हें दूसरों की बात सुननी चाहिए और सब कुछ अकेले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। माइक एमा को उसके ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है, पर एमा इसके लिए अभी रेडी नहीं होती। इसके बाद माइक उठकर बार में गाना गाने लगता है। बार के सभी लोग माइक को चीयर भी कर रहे होते हैं। ये वही गाना होता है जो रेडियो में बज रहा होता है। इसके बाद माइक और एमा साथ में काम करने लगते हैं। आगे हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। माइक और जेसन एक पटाखे की फैक्ट्री के पास गाड़ी रोककर खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। जेसन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है और अपने सामने खड़े इंसान पर पटाखा फेंक देता है। जेसन को देखकर माइक भी गाड़ी से बाहर निकल आता है। माइक जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है, उसे वहाँ पर हीगान दिखाई देता है। इसके बाद हीगान और एमा माइक और जेसन से मिलते हैं। एमा माइक को अपने बारे में सब कुछ सच बता देती है। एमा की सच्चाई सुनकर माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। माइक एमा से कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे जेसन के पास भेजा जिससे मैं इन सभी चीजों से दूर रहूं। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। ऐसा बोलकर माइक वहां से जाने लगता है, पर माइक का पैर जमीन पर पड़े हुए पटाखों पर पड़ता है, जिससे उसे चोट आ जाती है। इसके बाद एमा माइक की चोट पर पट्टी बांधते हुए माइक से माफी मांगती है। माइक एमा से कहता है कि जरूर तुमने किसी को भी सच न बताने वाली कसम खाई होगी। इसके बाद माइक अपनी बच्ची की बनाई हुई ड्राइंग एमा को देते हुए कहता है, मैंने भी एक कसम खाई है। एक एक्सीडेंट में मेरी बच्ची की मौत हो गई थी। उस दिन से मैंने सभी मासूम लोगों की जान को बचाने की कसम खाई है, पर ऐसा लगता है कि ये कसम मुझे ही खाने को दौड़ रही है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे ये करना ही होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि सभी इंसान एक जैसे ही हैं। हर कोई इंसान किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है, चाहे वो तुम हो या मैं हूँ। माइक आगे एमा से कहता है, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है,
कि तुमने मुझसे चीजें छुपाई थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। माइक की बातें सुनकर एमा कहती है कि तुम्हें अभी तुम्हारी बेटी की ड्राइंग एक कर्ज के जैसे लग रही होगी, पर किसी दिन ये तुम्हारे किसी काम जरूर आएगी। इसके बाद दोनों लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। अगले सीन में एमा माइक को भी ओजा कंपनी और यामाजी का सारा प्लान बताती है। ओजा कंपनी के रोबोट्स को देखकर जेसन चौंक जाता है। माइक कहता है कि अगर हम दोनों ये बात सभी को बताएंगे तो लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आगे एमा कहती है कि हम यहाँ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। अगर एक बार उनका प्लान कंप्लीट हो गया तो हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का सीईओ कुछ गवर्नमेंट के लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है। वो लोग ओजा कंपनी के सीईओ से किसी घटना को छिपाने के लिए कहते हैं, जिससे कि आम लोगों को ज्यादा शक ना हो। इस पर ओजा कंपनी का सीईओ उनकी बात मान लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए, हमें अच्छा लगता है।